हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 7 का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आइए हम इसका थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा चुकी हूँ। थर्ड पार्ट में आज हम खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेलन नज़दीकी से नज़र, ठीक है। यानी जो खिजली वंश था और तुगलक वंश है, इनके अंतर्गत जो शासन और प्रशासन आते थे और समकेलन जो थे, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और नज़दीक से एक नज़र से हम लोग इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे एक विशाल साम्राज्य के समकेलन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासनों की ज़रूरत थी। अब देखिए, दिल्ली जो सल्तनत थी, इसके विशाल साम्राज्य था, तो इसके समकेलन के लिए, मतलब इसकी देख रेख के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक की बहुत ज़रूरत थी उस समय। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अनेक विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। अब देखिए, जो दिल्ली के शुरुआती सुल्तान थे, जो इल्तुतमिश थे, ये सामंतों और जमींदारों के जगह अपने विशेष खास जो गुलाम होते थे, उन्हें ये सूबेदार नियुक्त करना ज़्यादा पसंद करते थे। इन्हें ज़्यादा वही अच्छा लगता था। इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता था। अब ये जो गुलाम होते थे, इनको फ़ारसी शब्द में क्या बोलते थे? बंदगा, ठीक है। तथा इनके सेवा के लिए ख़रीदा जाता था। ये देखिए, ये जो गुलाम होते थे, इनको सैनिक की सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिनको ये सूबेदार बाद में नियुक्त कर देते थे। इन्हें राज्य के कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। अब ये जो सैनिक की सेवा के लिए गुलाम आते थे, इनको राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए ये शिक्षा दी जाती थी, प्रशिक्षित किया जाता था। बहुत सावधानी से इनको ट्रेंड किया जाता था। यानी वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। देखिए, ये लोग जो थे पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, यानी राजा पे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाते थे। अब देखिए, इसीलिए क्योंकि वे राजा पे निर्भर होते थे, इसलिए राजा भी उन पे निर्भर हो जाया करते थे। अब देखिए, बेटों से बढ़कर गुलाम, बेटों से बढ़कर उस समय के सुल्तानों के लिए गुलाम हुआ करते थे। वो बेटों से ज़्यादा ईमानदार और विश्वसनीय इन लोग के लिए होते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। अब देखिए, जो गुलाम होते थे, सुल्तानों को सलाह देते थे। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। देखिए, जो सुल्तान होते थे, इनको सलाह दी जाती थी कि जो गुलाम है, जिसको हम लोग पालते पोसते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। गुलामों की देखभाल भी करनी है हमें, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी ज़िंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। देखिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तभी इतना अच्छा अनुभवी और योग्य गुलाम आपको कभी कभी मिल सकता है। विद्वानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होते हैं। अब देखिए, यहाँ विद्वान ही बोल रहे हैं कि योग्य और अनुभवी जो गुलाम होते हैं, वो आपके बेटे से बढ़कर आपके लिए होते हैं। क्या आपको गुलाम के बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? अब देखिए, आपको ये सोचना है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, क्या आपको गुलाम जो है बेटे से बढ़कर सही समझ में आ रहा है? ये बात आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। खिलजी और तुगलक शासकों
बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के जो राजा होते थे ये बंदगा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और जो साथ में इन पे आश्रित जो लोग होते थे उनको अच्छे राजनीतिक पद, ऊंचे राजनीतिक पद पे ये लोग बैठा देते थे, जैसे गुलाम हुआ इन लोगों पर। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद में दिए जाते थे। अब देखिए, इन लोगों को सूबेदार और सैनिक का पद भी दिया जाता था, सेनापति का यानी। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। अब देखिए, इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी थी क्योंकि कल वो गुलाम था, आज मेरे ऊपर बैठ गया वो, तो इससे लोग बहुत खुश नहीं थे वहाँ के। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। अब देखिए, जो गुलाम होते थे वो अपने आश्रित दाता और मालिक ना, दोनों के संरक्षक जो थे इनके प्रति वो बहुत वफादार होते थे, पर उनके बेटों के प्रति नहीं वफादार होते थे। उनके उत्तराधिकारी के प्रति वो वफादार नहीं होते थे। वो सोचते थे कि राजा मेरा अपना है, उसके बाद मैं शासन करूं, इनका बेटा क्यों करेगा, मैं इनका सेवा कर रहा हूँ। ऐसा नए सुल्तानों को अपने नौकर होते थे। अब जो नए सुल्तान होते थे उनके अपने नौकर होते थे जो सिर्फ उनका कार्य करते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, ठीक है। देखिए फलस्वरूप क्या मतलब कि जो नया सुल्तान जब शासक बनता था, सिंहासन पर बैठता था, तो नए और पुराने जो सरदार होते थे ये लोग आपस में लड़ाई करने लगते थे, इन लोग में टकरार शुरू हो जाती थी, ठीक है। कुछ लोग कहते थे ये शासक बनना चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं ये नहीं बनना चाहिए था, दूसरा वाला बनना चाहिए था, ऐसा टाइप का। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का गहरा धक्का भी लगता था। अब देखिए, जो सुल्तान थे वो निचले वर्ग को अपनी सुरक्षा देते थे, संरक्षण देते थे, तो जिस कारण जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्हें इस बात से बहुत धक्का पहुंचता था। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उचले खानदान पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अब देखिए, फारसी तवारीख जो हैं इन्होंने जो मतलब सुल्तानों के बारे में लिखते हैं, उन्होंने लेखकों ने जो निचले खानदान के लोग होते थे, नीचे वर्ग के लोग होते थे, उनको ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है, क्योंकि उससे बहुत परेशानी भी हो जाती थी ना। वो तो सिर्फ सुल्तान का वफादार है, उनके बेटों का, उनके परिवार का वफादार नहीं होता था। वो सोचता था कि अब मैं, सुल्तान मेरे पिता समान है तो अब मैं राजा बनूं, उनका बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा। इससे बहुत सामाजिक अस्थिरता वहाँ फैल जाती थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, अब देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे उनके अधिकारिक जन क्या थे, कैसे थे, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुरमार नामक कलाल, शराब बनाने वाले और बेचने वाला, देखिए सुल्तान तुगलक जो थे वो शराब बनाने वाले को, नाई को, बावर्ची को, ये माली को, इन लोग को ऊंचे पद पे बैठाया था। देखिए नाम देखिएगा, अजीर खुरमान शराब बनाने और बेचने वाला, फ़िरुख हजमान नामक नाई, मनका तब्वाल नामक बावर्ची, और लडला और पीरा नामक माली को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया था। अब देखिए ये लोग कितने नीचे स्तर के थे। कोई नाई था, कोई शराब बेचने वाला था, बनाने वाला था, कोई बावर्ची था, खाना बनाने वाला, कोई माली था। इन लोगों को तुगलक ने ऊंचे पद पर बैठा दिया था, मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के मध्य
के इतिहासकार ज़िया-उद-दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक की नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण में दिया है। अब देखिए उस समय के जो इतिहासकार थे 14वीं शताब्दी के, तो वो थे ज़िया-उद-दीन बर्नी, ठीक है। इनने ये जो नियुक्ति सुल्तान ने की थी, इसका उल्लेख राजनीतिक विवेक के नाश के रूप में और शासन की अक्षमता के रूप में किया है, ठीक है। मतलब बताया है कि राजा जो हैं उनका विवेक ख़त्म हो चुका है, उनका नाश हो चुका है विवेक, और शासन करने की क्षमता अब उनमें नहीं रह गई है। इसीलिए उन्होंने ऐसे छोटे छोटे लोगों को ऊंचे ऊंचे महत्वपूर्ण पद प्रशासन में दे दिए, ऐसा उन्होंने कहा था। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? देखिए अब आपको ये भी बताना है कि बर्नी जो थे उन्होंने सुल्तान की आलोचना क्यों की। क्योंकि देखिए जो छोटे कस्बे के लोग थे, ये लोग शासक को क्या प्रशासक अच्छे से संभाल पाते, इसी कारण दिल्ली सल्तनत खतरे में पड़ गई थी। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। जैसे देखिए पहले के जो सुल्तान होते थे या हुए थे, तो उन्हीं लोगों की तरह खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने भी, ठीक है, उनके जो सेना नायक यानी सेनापति होते थे, उन्हें जगह जगह के सूबेदार नियुक्त कर दिया था। जो अलग अलग इलाका था भिन्न भिन्न तरीके का, उन जगहों का सूबेदार उन्हें नियुक्त कर दिया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अब देखिए जिन इलाकों के ये सूबेदार होते थे उन्हें इक्ता कहा जाता था, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। अब देखिए जो इस समय के सूबेदार होते थे, लोग ये जो जगह थी इसे इक्ता कहते थे, और इक्ता को संभालने वाले को इक्तेदार या मुफ्ती कहा जाता था, मुफ्ती भी कहा जाता था, ठीक है। अब मुफ्ती का फ़र्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अब देखिए जो ये लोग होते थे, जो इक्तेदार होते थे, इन लोग का काम क्या था, ठीक है। मुफ्ती का फ़र्ज उन लोग का क्या था कि उन्हें सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना है, मतलब ज़रूरत पड़ने पे इन्हें सेनापति भी बनना है, और साथ ही साथ अपने उनको जो इलाका दिया गया है उसको भी संभालना है, वहाँ भी कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। इनके अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। अब देखिए इनको सैलरी नहीं मिलती थी राजा के से, ठीक है, वेतन नहीं मिलता था इनको। जो जिस हिस्से के सूबेदार थे वहाँ पे इन्हें कर वसूलने की परमिशन दी गई थी, वहाँ से ये कर वसूलते थे, राजस्व की कर वसूलते थे। अपने सैनिकों को सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से नहीं, देखिए हम लोग नीचे, ये तो अपने राज्य से वेतन के बदले ये टैक्स वसूल लेता था, राजस्व वसूलता था, पर ये जो था मुफ्ती जो था ये राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिक को तनख्वाह देता था। यानी राजा के अंडर में ये था, इसके अंडर में बहुत सारे सैनिक होते थे, तो जो इसको राजस्व मिलता था, ठीक है, तो उससे ये उन सैनिकों को वेतन देता था जो इसके अंडर में होते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का प्रयास सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। अब देखिए जो मुफ्ती लोग थे इन पे काबू रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि जो ताकतवर और प्रभावशाली होगा वो बन जाएगा फिर मुफ्ती, ठीक है, सूबेदार, अदर लोग को नहीं बनाया जाएगा। और जो इनके मतलब वंशानुगत हटा दिया था कि अब जो मुफ्ती है
उसके बेटा मुक्ति बने, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये मुक्ति जो होते थे ये इकता थोड़े ही समय के लिए ही मिले होते थे इन्हें। इसके बाद इनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, मतलब कोई भी एक जगह पे इनको थोड़े दिन के लिए ही इक्तादार बनाया जाता था, फिर थोड़े दिन बाद इनको हटा के किसी और को बना दिया जाता था, इनका जगह बदल दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का कड़ी सख्ती से पालन होता था। अब देखिए जो इक़्तिदार था वो, ठीक है, तो जो ये सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे, इनके शासन काल के समय, इनके जो शासन के समय काल का समय था, ये दोनों मुख्य शासक थे, तो इनके शासन काल के समय में ये जो नौकरी वाली व्यवस्था थी सूबेदार वाली, इसका बहुत कठोरता से पालन कराया जाता था। ठीक है, और मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब देखिए मुक्ति जो था उस लोगों द्वारा एकत्रित, वो जो लोगों द्वारा एकत्रित कर इकट्ठा करता था, उसका हिसाब किताब भी राजा लेता था। ठीक है, तो उन हिसाब किताब को लेने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त करता था, मतलब उन लोग के ऊपर अधिकारी बैठाया हुआ था राजा, ऐसा नहीं है कि उन लोग को फ्री छोड़ दिया था। ठीक है, और ये तो बता ही दिया इसमें कि अपने नियमों का ये कठोरता से पालन कराते थे तुगलक और ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अब देखिए इनकी सैनिकों की संख्या भी ये अपने नियंत्रण में रखा था, तय कर दिया था। जो राजा था, वो सुल्तान था, वो इन लोग के टैक्स कितना वसूल करना है वो भी निर्धारित कर दिया था, तय कर दिया था, और कितने सैनिक ये अपने अंडर में रख सकता है ये भी वो तय कर दिया था सुल्तान। इनको ये अपनी मनमानी कहीं नहीं चला सकते थे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता में के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अब देखिए जो सुल्तान थे ये लोग जब दिल्ली से आगे बढ़े, दिल्ली के आगे जो शहर थे उनको अपने अंडर में करने लगे। जो दूर आंतरिक इलाके थे, दिल्ली के शहरों से भी दूर थोड़ा जो इलाके होते थे उन पे उन्होंने जब कब्जा किया, ठीक है, तो वहाँ के जो अधिकारी थे वे वहाँ पे इन्होंने अपना अधिकार ले लिया। फिर वहाँ पे जो भूमि के सामंत होते थे, अमीर व्यापारी जमींदार होते थे, उन लोगों को अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य किए ये लोग, मतलब अपने आगे झुकने के लिए उन लोग को विवश किए हैं ये लोग। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनके शासनकाल के समय जो था, ठीक है, इस समय जो भू राजस्व यानी भूमि का कर जो होता है, जो राज्य को दिया जाता है, उसका निर्धारण, वसूली के कार्यक्रम, वसूली का जो काम था वो राज्य अपने नियंत्रण में ले चुका था। ठीक है, राज्य अपने अंडर में लेके कर वसूल करवाता था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो स्थानीय सामंत थे उनसे कर लेने का अधिकार ले लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। अब क्या हो गया, इससे ये हुआ कि वो जो लोग थे उन लोग को खुद भी, जो सामंत थे उन्हें भी कर देना पड़ता था। अब राजा को उन्हें भी बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। देखिए सुल्तान के जो प्रशासक होते थे यानी अधिकारी होते थे राज्य संभालने वाले,
वो ज़मीन की नाप जोख करके नाप जोख का भी हिसाब रखते थे एकदम अच्छे से, कि मतलब एकदम एकदम बंद तरीके से ये लोग कार्य करते थे। अब जैसे कि कितना ज़मीन किसको मिला है, उसमें कितना टैक्स है, कितना वो फसल उगा रहा है, उसको उस फसल के हिसाब से कितना टैक्स देना है, ये सब एकदम नियमबद्ध तरीके से होता था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब देखिए, जो कुछ पुराने सामंत थे और जमींदार होते थे उस समय, वो सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। राजस्व के, जैसे राजस्व का कर उतारने का काम, उसको निर्धारित करने का काम कि किस इलाके का कितना है, ये सब। और जो अधिकारी थे वसूली के, ऐसे रूप में वो काम कर रहे थे, मतलब कर उतार के ले आके इकट्ठा करना और उसका हिसाब देना और उसके अधिकारी बन जाना। ऐसा कार्य पुराने जमींदार लोग और सामंत लोग कर रहे थे। उस समय 3 तरह के कर थे। अब देखिए, वो जो समय था, जो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का था, उस समय 3 तरह के कर होते थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज के लगभग 50% होता था। अब देखिए, एक सबसे पहला था कृषि कर, ठीक है, ये कृषियों पे लगता था, किसान पे। तो ये किसान के उपज जितनी होती थी उसके 50% टैक्स उसको भरना पड़ता था। ये वो कर था जिसे खराज कहा जाता था। दूसरा मवेशियों पर था और तीसरा घरों पर, ठीक है। 3 टैक्स था, मवेशी, कृषि और घर, 3 टैक्स होता था उस समय। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन से बाहर ही था। देखिए, ये भी याद रखना है कि जो भारत था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अधिकार से बाहर अभी भी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब देखिए, दिल्ली पे बैठे बैठे सुल्तान जो था वो बंगाल पे अधिकार नहीं कर सकता था, वहाँ नियंत्रण नहीं रख सकता था, ठीक है। ये बहुत कठिन काम था। और दक्षिण भारत की विजय तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। अब देखिए, दक्षिण भारत पे इन लोगों ने बहुत अभियान चलाए थे। जब दक्षिण पे इन लोग अभियान बार बार करते रहते थे, ये लोग जीत के आते थे, फिर वो स्वतंत्र हो जाता था। तो वहाँ पे भी इन लोग का वहाँ पे भी अधिकार रखना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। देखिए, जो गंगा का इलाका था, मैदानी इलाका था, वहाँ पे बहुत जंगल थे, ठीक है, घने घने जंगल थे। तो उस जगह पे भी सुल्तान की सेना को आने जाने में बहुत दिक्कत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानी होती थी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे भी अधिकार करना कठिन था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अब देखिए, जो वहाँ के स्थानीय सरदार होते थे, उन लोगों ने वहाँ पे अपना शासन जमा लिया था, उन जगहों को अपने काबू में कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता। अब देखिए, जो ये दोनों सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये लोग इन जगहों पे, इन इलाकों पे, जैसे बंगाल हो गया और दक्षिण भारत हो गया और आपका गंगा का मैदानी इलाका हो गया, इन इलाकों पे ये जोर ज़बरदस्ती से अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर थोड़े दिन बाद ये फिर स्वतंत्र हो जाता था, फिर इनको युद्ध करने आना पड़ता था। इसीलिए बार बार इन लोगों को इन सब से बहुत परेशानी हो रही थी। सरदार और उनकी किलेबंदी, यानी सरदार जो थे वो लोग कैसे किले बनवा के रहते थे, अपने आप की सुरक्षा कैसे करते थे, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए हम इसे पढ़ते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को, अफ्रीकी के जो देश है मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्ने बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता,
यह बहुत बड़ा होता है। अब देखिए जो सरदार थे वो लोग किले में कैसे रहते थे, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ के यात्री, भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया। यह अफ्रीका देश के मोरक्को शहर से आए थे। इन्होंने बतलाया कि सरदार जो थे वे कभी कभी जंगलों में रहते थे, उबड़ खाबड़ पहाड़ों में, चट्टानों के ऊपर उबड़ खाबड़ पहाड़ों में बांस के झुरमुटों में रहते थे। ठीक है, हैं झुरमुट यानी बांस के कुंबे लगा लगा के अंदर महल बना के रहना। और यहाँ भारत में जो बांस होते हैं वो पोले नहीं होते हैं, बांस अंदर से ठोस होते हैं, मजबूत। ठीक है, और यह बहुत बड़े बड़े होते थे। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। अब देखिए ये जो हिस्से होते थे बांस के, ये आपस में ऊपर से गुथे हुए जैसे होते थे, ऊपर से ज्वाइंट होते थे। जैसे देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए जैसे ये बांस है सारे, ये आपके बांस है, ये आपस में यहाँ पे ऐसे गुथे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो इसी में अंदर घर बना के वो लोग रहते, और ये बांस के झुरमुट जैसा हो गया ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही ये रहते थे जंगलों में। और ये कुल मिला के ये बहुत मजबूत हो जाते थे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक करके ये बहुत मजबूत भी हो जाते थे बांस। इन्हें काटना मुश्किल था, इसलिए इसमें सरदार लोग रहते थे इसके अंदर। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। अब देखिए ये जो किला रहता था बांस की प्राचीर के अंदर, यहाँ पे ही ये लोग अपने मवेशी, फसल, अपने लोगों को सबको अंदर रखते थे। ठीक है, और यहाँ अंदर पानी की व्यवस्था भी थी वर्षा के जल के द्वारा। ठीक है, और इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब देखिए इसीलिए इन लोगों को हराया नहीं जा सकता था बिना बलशाली सेनाओं के, क्योंकि जो बांस होते थे इन्हें काटना पोला होते तो इन्हें काटना आसान होता, तलवार से कट जाते, पर पोला नहीं थे और इन पे आग भी नहीं लग सकती थी। देखिए हमने ये ध्यान नहीं दिया, इन पर आग का भी असर नहीं होता था, तो इसलिए ये बहुत मजबूत भी होते थे, आग से भी बचे, पानी से भी बचे, अंदर एकदम सेफली लोग रह सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे लोग सेफली रहते थे, सरदार लोग रहते थे अपने आदमियों को लेके। और यहाँ प्रबल सेना के बिना इन्हें हराना बहुत मुश्किल था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए औजारों से बांस को काट डालती थी। अब देखिए जो प्रबल सेनाएं होती थीं, ये यहाँ घुस के अंदर, ठीक है, बांस जो होते थे उन्हें अपने खास हथियार बनाती थी ये लोग, उससे ये लोग इसे काटने की कोशिश करते थे। ठीक है, सरदारों की रक्षा का वर्णन कीजिए। अब देखिए जो सरदार होते थे इनकी रक्षा कैसे होती थी, इसका वर्णन आपको करना है। ऊपर आपने पता चला ही होगा रक्षा व्यवस्था इनकी क्या क्या थी। ठीक है, तो इन लोग की रक्षा व्यवस्था सरदारों की आपको पता चली गई होगी, आप इससे पढ़ लीजिएगा। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली पर उनका धावा झेलना पड़ा, दिल्ली को। ठीक है, अब देखिए जो चंगेज़ खान थे इन्होंने मंगोलों के नेतृत्व में, चंगेज़ खान के नेतृत्व में जो मंगोल थे, चंगेज़ खान जो थे वो राजा थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में जो मंगोल थे वो 1219 पे उत्तर पूर्वी ईरान यानी आपका ट्रांसआक्सियाना, उस समय इसका नाम ट्रांसआक्सियाना था और इसका आधुनिक नाम उज्बेकिस्तान है। ठीक है, इस समय इस पे चंगेज़ खान ने हमला किया था और उसके तुरंत ही बाद उसने दिल्ली सल्तनत पर
हमला कर दिया था। दिल्ली सल्तनत को उसका हमला झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे, इन लोग के शासनकाल में, ठीक है, आरंभ में ही, शुरुआत में ही इन लोग के शासनकाल के जो दिल्ली पर मंगोलों के धावे बहुत बढ़ गए थे, मतलब बहुत हमला कर रहे थे मंगोल जो थे वे। उससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। अब देखिए, इससे जो मजबूर हो गए ये दोनों सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन लोगों ने एक स्थायी और बड़ी सेना खड़ी कर दी। ठीक है, मजबूर हुए तो बहुत बड़ी सी सेना बनाकर वहाँ खड़ा कर दिए थे। ठीक है, और अब सेना खड़ा कर दिए थे। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासक को भारी चुनौती थी। अब इतनी विशाल सेना सुल्तान खड़ा कर दिया है तो जो वो प्रशासन थी वहाँ की, उसको इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इन लोगों को, विशाल सेना को। आइए देखें कि सुल्तानों ने इस चुनौती का कैसे सामना किया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो सुल्तान थे उन्हें चंगेज़ खान के आक्रमण का सामना कैसे किया होगा, और ये भारी सेना जो बनाई थी उसका सामना कैसे किया गया होगा। आइए हम लोग अब अगले पेज पे देखते हैं इसको। देखिए, ये ग्राफ दिया है, दोनों में तुलना करते हुए हम लोग को ये पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने दिल्ली पर 2 बार हमले 1299 और 1300 में, और 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सेना खड़ी की थी। अब देखिए, जो स्थानीय सेना थी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने दिल्ली पे 2 बार हमले हुए थे। ठीक है, एक 1299 से 1300 में, 1 साल उधर, और फिर 1 साल गैप करके 1302 में से 1303 तक में। ठीक है, इनका सामना करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने अपनी मुग़लों का सामना करने के लिए इन्होंने एक बड़ी और विशाल स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। अब इधर देखिए, मंगोल जो थे, मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने भी मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। अब देखिए, मोहम्मद तुगलक जो थे तुरंत राजा बने थे, और तब तक यहाँ हमला हो गया, मंगोल सेना परास्त हो गई, पर इन्होंने तब भी मंगोल सेना को हरा दिया। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांजैक्शियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार कर उसका आक्रामक कदम था। देखिए, जो मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने इनको एक बार हरा लिए जब मुग़लों को, तो इनको अपनी सेना की शक्ति और संसाधन पे इतना विश्वास हो गया कि अब इन्होंने सुना कि ये ट्रैक्सियाना जो शहर है उसको, ईरान का, उसको पे अब ये आक्रमण करेंगे और एक स्थायी सेना तैयार करेंगे, और ये कदम, आक्रामक कदम उनका ये था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरियन शहर बनाया। मानचित्र 1 में उसे ढूंढिए। अब देखिए, सीरिया नामक जो शहर है, ये हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं। ठीक है, रुकिए मैं आपको मानचित्र, ये देखिए, अब जो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर बसाया था, ये देखिए, ये है, देखा आपने? हाँ, ये देखा मैंने, आपको इसीलिए मैप दिखा। अब सीरी शहर आपने देख लिया ना मानचित्र में। अब मोहम्मद तुगलक ने नया गैरियन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर डेहरी कुरवान के निवासी से खाली कराकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अब देखिए, इन्होंने यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक के रहने के लिए सीरी जैसा शहर बना दिया था। ठीक है, सीरी नाम का शहर बना दिया था और गैरियन शहर बनाया था। गैरियन यानी सैनिकों के रहने का शहर। ठीक है, इन्होंने एक शहर बना दिया, और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, ये गैरिसियन शहर बनाने के स्थान पर 4 शहरों में से
4 वहाँ के जो दिल्ली के 4 शहर हैं उनमें सबसे पुराना जो शहर है दिल्ली ए कुरान, वहाँ के निवासियों को खाली कर नई राजधानी बनवाया था दौलताबाद, वहाँ भेज दिया। और वो जो पुराना शहर था दिल्ली का सबसे, वहाँ पे इसने सैनिक छावनी बना दी थी। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अपनी नई राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया, भेज दिया, और पुराना जो शहर खाली करवाया था वहाँ पे सैनिक छावनी बना दी थी। ठीक है, दोनों ने अलग अलग देखिए कार्य किया, सेम कार्य अलग अलग तरीके से। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा के तौर पर तय कर दिया गया। अब देखिए, जो सैनिक लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो सैनिक लोग के पेट भरने के लिए दिक्कत हो रही थी, खाने की समस्या हो रही थी, तो गंगा यमुना के पास के जो खेत थे, खेती होती थी जो, वहाँ की खेती को 50% कर के रूप में खेती का अनाज लेके ये समस्या को वो दूर किया। अब देखिए, तुगलक ने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ा। अब देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने समझदारी का काम किया, और ये जो तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक, उन्होंने यहाँ देखिए थोड़े से मिस्टेक की, मतलब इनका थोड़ा बदलाव है। उन्होंने 50% टैक्स लगा दिया जहाँ ज़्यादा फसल होती थी। अब इन्होंने क्या किया, सैनिक को खिलाने के लिए जो इलाके में सैनिक को ठहराया था वहीं से खाद्यान्न लेने लगा। ठीक है, सैनिकों की अब वहाँ सैनिकों की संख्या तो बहुत विशाल थी ना, अब वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उसी दौरान उस क्षेत्र में अब जो वहाँ के सुल्तान थे, उन्होंने यानी मोहम्मद तुगलक ने और टैक्स लगा दिया लोगों पे। ठीक है, तो उस टैक्स की वजह से वहाँ पे उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ठीक है, देखिए अतिरिक्त सेना का परिणाम था ये। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीद लेते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों को कीमती बढ़ा के देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों के नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करता था उन्हें सजा मिलती थी। अब देखिए, इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक थे उन्हें सैलरी, वेतन जो होता है वो भी देना होता है, सैलरी जो होती है वो देना होता है। तो अलाउद्दीन ने उन्हें इक्ता की जगह पे नगद वेतन दिया। ठीक है, पैसा पेमेंट किया। हाँ, और सैनिक जो हैं वो अपनी ज़रूरत का सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीद लेते थे। पर अब इन सुल्तान को ये लगा कि कहीं व्यापारी लोगों को महंगा ना बेच दें इन लोगों को, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली में जितने भी व्यापार होते थे, जो सामान बिकती थी, सब चीज़ों की कीमतें तय कर दी थी कि इतने ही कीमत में तुम्हें बेचना है। ठीक है, और ये कीमत का सर्वेक्षण करने के लिए बड़ी सावधानी से अफसर कीमतों का सर्वेक्षण करते रहते थे। हाँ, और व्यापारी जो थे इन निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उनको सज़ा मिलती थी। समझे, इन्होंने सब कुछ तय कर दिया था इकट्ठे। अब देखिए, हमारे मोहम्मद तुगलक का देखते हैं उन्होंने क्या किया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्राएं चलाई। अब देखिए, इन्होंने कीमत नहीं लागू की, इन्होंने मुद्रा की जगह टोकन चला दी। ठीक है, ये भी अपने लोगों को सैलरी देता था, लेकिन कीमत की दर नहीं निश्चित किया था। कुछ आज की कागजी मुद्रा जो होती है उस तरह के टोकन चलाई जाती थी। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के।
अब देखिए ये जो सिक्के टोकन होते थे, ये सिक्के होते थे, ठीक है। तो ये सोने चांदी के नहीं होते थे, ये सस्ते धातु के होते थे। जो 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और तमाम कर इन टोकन मुद्राओं से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली के सिक्के भी बड़ी आसानी से बचाया जा सकते थे। देखिए अब ये लोग जो वहाँ के लोग थी, जनता थी, वो क्या करती थी, वो बहुत चालाक हो गई थी, ठीक है। उनको राजा की इस मुद्रा पे भरोसा नहीं था, टोकन पे। तो वो लोग क्या करती थी, अपने चांदी सोने के सिक्के जो थे उसे बचा के रख लेते थे, और ये जो तमाम टैक्स और कर जो होते थे वो इसी टोकन के द्वारा वो लोग राज्य कर चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। जाली सिक्के भी बनाए जाते थे, वहाँ पर बनाने लगे थे लोग, ठीक है। यहाँ ये परिवर्तन। अब हम लोग प्रशासनिक कदम की ओर देखेंगे एक बार। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी, बाजार और में वस्तुओं की कुशलता और आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बड़ी प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने वहाँ उन प्रशासनिक कदम उठा लिए थे जो काफ़ी सफल रहे थे, और इतिहासकार जो थे, इतिहासकारों ने कीमतों की कमी और बाजार की वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति जो हो रही थी, यानी जो बाजार इतिहासकार थे उन लोगों ने जो यहाँ की कीमतों में कमी आई थी, बाजार की वस्तु जो कुशलता और सुंदरता से बनी थी, और उनके शासन काल में जो कार्य हो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सब की प्रशंसा की है, उन्होंने तारीफ़ की है। मंगोल के आक्रमणों के खतरे का भी वो सफलतापूर्वक सामना किया गया। अब देखिए जो मंगोल थे उनके खतरे, उनके जो मंगोल होते थे तो वो जो हमला करते थे तो उनके हमलों का भी ये लोग सामना अच्छे से कर लेते थे सफलतापूर्वक। उन लोग को ये लोग हरा देते थे। अब देखिए मोहम्मद तुगलक जो है, उनके द्वारा प्रशासनिक कदम जो थे वो बेहद असफल रहे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले जो मोहम्मद तुगलक थे, उनके ज़्यादातर कदम असफल ही रहे सारे, ठीक है। जैसे कि ये प्रशासनिक कदम, कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब वे तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने पहले कश्मीर पे हमला किया, वो हमला करना इन लोग का गलत साबित हुआ, विफल हुआ, ये हार गए। तो तब ये लोग जो तुरान पे अपना कब्जा चाहते थे, इसका इरादा इन लोग छोड़ दिए, और जो इनकी बड़ी सी विशाल सेना थी उसे इन लोगों ने भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधित जो कदम उठाए थे उनसे कई समस्या पैदा हो गई। अब देखिए जो प्रशासन संबंधित तुगलक ने जो फैसले लिए थे, कदम उठाए थे, उनसे बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो गई थी। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पे उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन वाली मुद्रा वापस लेनी पड़ी। अब देखिए दौलताबाद जो थे, जो लोग ले जाए गए थे, लोग बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि अपनी जगह कोई नहीं छोड़ना चाहता है, और उन लोगों को शहर छोड़ के जाना पड़ा राजा के कहने पे। तो वो लोग बहुत नाराज़ थे। और कर में वृद्धि और गंगा और यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता। अब देखिए कोई भी जगह अकाल पड़ गया तो वहाँ की जनता को भी संभालना राजा का कार्य होता है। तो वो जनता जो थी वो विक्षुब्ध हो रही थी, बगावत पर उतर आई थी। तो मोहम्मद तुगलक जो थे वो अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। अब जो ये मुद्रा चलाए थे टोकन वाली, उसी से राजस्व कर में भी कमी आई थी, ठीक है। तो ये मुद्रा को इन्होंने
इन्हें वापस लेनी पड़ी, इसे हटा देना पड़ा। इसी तरह इनका प्रशासनिक कदम विफल रहा। इस तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सुल्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। देखिए वह तो सही है कि अगर इतनी मतलब ये तमाम जो असफलताएं राजाओं की होती है, हम लोग उसको गिनने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि सुल्तान जो थे उन्होंने सल्तनत के इतिहास में ना पहली बार किसी ने दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाके में अभियान करने की हिम्मत की थी, योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का थे। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी और जो थे उन्हें बल प्रतिरक्षा पर था। देखिए उनकी बल जो थी वो बहुत मतलब वो अपने आप को बहुत बलवान मानते थे, ठीक है। वहाँ तुगलक जो थे उन्होंने जो कदम उठाए थे उससे मंगोल विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। मंगोल जो थे उनके खिलाफ सैनिक आक्रमण करने का हिस्सा में आपके मोहम्मद तुगलक शामिल थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब देखिए जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल था, उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा। हाँ ठीक है, तुगलक वंश के बाद सैयद और लोदी वंश ने शासन किया था, ठीक है। तालिका 1 में आप देखिएगा जहाँ पे सारे राजवंश के बारे में बताया गया है, तो आप देख पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा में सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। अब देखिए जो जब लोदी वंश और सैयद वंश का शासन आया, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान ये सब जगह और पूरा दक्षिण भारत जो था ये स्वतंत्र हो गए थे। इनके सूबेदार इनके राजा बन चुके थे, शासक बन चुके थे, और इनकी जो राजधानियाँ थीं ये भी बहुत समृद्ध हो गई थी, ठीक है। तो राज्य जो थे वो बहुत फल फूल रहे थे इन लोगों के। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। अब देखिए इसी काल के समय जो कि नए राजपूत शासक उगे थे और अफगान के भी शासक उभर रहे थे। नए नए समूह, नए नए शासक उभर रहे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब देखिए इस समय जो शासन स्थापित था, इन राज्यों में से जो छोटे थे वो शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था ना। इन लोग जो कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से शासन कर रहे थे। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दे डाली और परास्त किया। अब देखिए शेर शाह सूरी जो थे इन्हें 1540 में, ठीक है, ये बहुत कुशल, इन्होंने छोटे से राज्य स्थापित किया था, थे, और वहाँ से इतने शक्तिशाली हो गए और इन्होंने इतना अच्छे से कुशल तरीके से शासन चलाया और सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। और शेर शाह सूरी जो थे ये 1540 से 1545 तक में
बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम किया था। जो शेरशाह सूरी थे, जो इतने बड़े सम्राट बने थे, इन्होंने 1540 से 1545 तक अपने चाचा के यहाँ प्रबंधक का काम किया, सोचिए। और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि इतनी मतलब उन्नति उन्होंने किया कि ये हुमायूं जैसे सम्राट को, मुग़ल सम्राट को 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी थी और परास्त कर दिया, हरा दिया था। फिर शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। अब देखिए, जो शेरशाह थे उन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। फिर खुद का नया राजवंश अपना स्थापित कर लिया था, बना लिया था। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया। देखिए, जो सूरी वंश था यानी शेरशाह सूरी, तो उन्होंने सूरी वंश स्थापित किया अपना नया। इन्होंने 15 वर्ष तक 1540 से 1555 तक से 15 वर्ष शासन किया था। लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना लिया था। अब देखिए, शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी के तरीके को अपनाया था और अपने प्रशासन को बहुत चुस्त बनाया था। चुस्त मतलब बहुत मेहनती, बहुत कारगर। महान सम्राट अकबर ने इन्हें हराया था 1556 से 1605 में, जब मुग़ल साम्राज्य समेकित किया। जब ये राजा बने अकबर 1556 से 1605 तक में, तो मुग़ल सम्राट बने, तो इन्होंने अपने प्रतिमान के रूप में, देखिए, अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। उन्होंने देखा कि इतनी बढ़िया शासन व्यवस्था शेरशाह जो चलाते हैं, तो उसको अपने प्रति मान बनाकर उनके प्रशासन को अपना लिया था। यही देखिए, चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अन्यथा और भी, यानी 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय शांति, नाइट और युद्ध, धर्म युद्ध। अब देखिए, 3 श्रेणियों के बारे में बता रहा है। ईश्वर से जो शांति प्राप्त होती है उसके बारे में बता रहा है, नाइट के बारे में बता रहा है और धर्म युद्ध के बारे में। इन सभी के बारे में इसमें बताएगा। आइए हम इसे देखते हैं क्या है ये। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रार्थना करने वाला, युद्ध करने वाला, खेती करने वाला। अब देखिए, जो 3 श्रेणियाँ थीं, ये 11वीं शताब्दी में सबसे पहले यहाँ पे अनुसरण किया गया था इसका। यहीं से ये आरंभ हुआ था फ्रांस में। और इसके अनुसार जो समाज होता है वो 3 हिस्सों में बताया: एक प्रार्थना करने वाला, एक युद्ध करने वाला और एक खेती करने वाला। ये 3 वर्गों में समाज बटा हुआ है। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थक भी प्राप्त था। अब देखिए, ये जो समाज था 3 वर्ग का, जिसे ये जो समाज की सोच थी, इसको ईसाई धर्म का समर्थन था। ईसाई धर्म भी इसे मानते थे। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने की सहायता मिलती थी। अब देखिए, जो समाज था इसका विभाजन ईसाई धर्म के द्वारा ईसाई धर्म को समाज में, और ये जो 3 धर्म थे, 3 सामाजिक बंटवारा हुआ था, इससे ईसाई धर्म को और प्रबल प्रभाव पड़ रहा था इस समाज के ऊपर। ठीक है, ये जो 3 हिस्सा में बांटा गया था समाज, इससे इन्हें अपने आप को वहाँ पे फैलाने में और सहायता मिल रही थी। इसी विभाजन से योद्धा का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट्स कहा जाता था। अब देखिए, फ्रांस में ये जो विभाजन हुआ था 3 हिस्सों में, तो दूसरा हिस्सा जो योद्धा का था, इसमें एक नया समूह उभरा था उस समय। तो इन समूहों के योद्धाओं को नाइट्स कहा गया है। ऊपर देखिए हेडिंग दिया गया ना, 3 श्रेणी नाइट्स। तो ये हमारी 3 श्रेणी समाज की थी और नाइट्स आपका योद्धा आ गया।
ईसाई धर्म एक संरक्षक समूह को एक संरक्षक देता था, अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा का प्रसार में उपयोग करता था। अब देखिए ईश्वरीय शांति भी यहाँ आ गई। तो जो ईसाई धर्म था एक समूह को संरक्षण देता था, मतलब उनको अपने सहायता प्रदान करता था। तो वो लोग अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा का प्रचार और प्रसार उनका उपयोग करते थे, मतलब ईश्वरीय शांति का वो लोग प्रसार करने में उपयोग करते थे इन सब चीज़ों का। नाइट्स से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। अब देखिए जो नाइट्स थे, योद्धा थे, इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि ये धर्म और ईश्वर की सेवा में युद्ध करें। ठीक है, इन लोग को युद्ध, ये मतलब भक्ति के लिए ये लोग युद्ध करें, ईश्वर और धर्म के लिए। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। अब देखिए ये जो नाइट्स होते थे, ये लोग को आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, इसलिए इन लोग पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इन लोग को लड़ाई झगड़े से दूर रखा जाता था। और इन लोग को लड़ने के लिए जो मुसलमान लोग थे जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा किया था, उनके खिलाफ विशुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। अब देखिए ये जो कोशिश थी, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो सैनिक थे इन्होंने अपना अभियान चलाया। ठीक है, जिन्हें क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया, यानी क्रूसेड जो है इसे धर्म युद्ध कहा गया था उस समय। ईश्वर और धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइट्स की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। अब देखिए ईश्वर और धर्म के लिए जो सेवा भाव था, इसमें ये लोग जो अभियान चलाते थे, इससे जो नाइट्स जो थे उनकी हैसियत बदल गई। ठीक है, उनको और सम्मान मिल गया। पहले इन नाइट्स की गिनती कुलीन में नहीं होती थी। अब देखिए जो ये नाइट्स थे, योद्धा थे, इनकी गिनती कुलीन लोगों में नहीं होती थी, शाही लोगों में नहीं होती थी। मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत में को भुला दिया गया। अब देखिए जो 11वीं शताब्दी थी, इस समय फ्रांस में जो 11वीं शताब्दी का अंत था, इस समय और जर्मनी में एक सदी बाद जो ये योद्धा थे, इन लोगों का लोग अपना अतीत भुला गए और ये लोग अपने आप को कुलीन बताने लगे, कुलीन की तरह ट्रीट करने लगे। 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट्स कहलाना चाहते थे। अब देखिए जो 12वीं सदी थी, उस समय के जो कुलीन वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग यानी राजा का परिवार, तो ये लोग जो होते थे, ये लोग भी अब नाइट्स कहलाना चाहते थे। नाइट्स को इतना सम्मान मिलने लगा कि ये लोग भी अब राजा कहलाना, जो राजा के परिवार और ख़ानदान के लोग होते थे, ये लोग भी नाइट्स कहलाना चाहने लगे थे। यहाँ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।